हेलो डियर स्टूडेंट्स, साझेदारी चैप्टर पढ़ने के क्रम में पिछली वीडियोज़ में हमने साझेदारी का आशय, उसकी विशेषताएं, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, इन सारी बातों पर विस्तृत अध्ययन किया। साथ ही साथ हमने साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य के बारे में आपसे चर्चा की। इस वीडियो में हम आपसे एक ऐसे पॉइंट पे बात करेंगे जहाँ से धीरे धीरे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल की भूमिका तैयार होने लगती है। ठीक है, न्यूमेरिकल की भूमिका का मतलब ये है कि इसमें कौन कौन से खाते बनते हैं, उन खातों का निर्माण कैसे किया जाता है, उनमें किन बातों का समायोजन किया जाता है। ठीक है, तो जो भी साझेदारी व्यवसाय से संबंधित अकाउंटिंग वर्क्स होते हैं उनको विभिन्न खातों के माध्यम से तैयार करते हैं। तो उन्हीं सारे खातों को हम साझेदारी फर्म के खाते के नाम से जानते हैं कि साझेदारी व्यवसाय हम जो चला रहे हैं उसमें कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो साझेदारी फर्म में एक निश्चित अवधि की उपार्जन क्षमता तथा आर्थिक स्थिति की जानकारी करने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम खाते तैयार करना आवश्यक होता है। आपने पिछली कक्षा में एकाकी व्यवसाय से रिलेटेड फाइनल अकाउंट पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पे आपने देखा था कि एक एकाकी व्यापार होगा, उसमें कुछ निर्माणी उद्योग होते हैं, कुछ क्रय विक्रय करने वाले उद्योग होते हैं जिनमें आप व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा तैयार किए थे। साथ साथ अगर कोई निर्माणी संस्था है तो आपने एक निर्माण खाता भी तैयार किया था। ठीक वैसे ही साझेदारी फर्म को भी अपना हिसाब किताब रखने के लिए खाते रखने अति आवश्यक होते हैं। ठीक है ना, और इसके लिए क्या करते हैं, वर्ष के अंत में अपने व्यवसाय की स्थिति को जानने के लिए चिट्ठा बनाते हैं और व्यवसाय में हुए लाभ और हानि की जानकारी करने के लिए अंतिम खाते तैयार करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए साझेदारी अधिनियम 1932 की बात, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में फर्म के अंतिम खाते का कोई वैधानिक प्रारूप निश्चित नहीं किया गया। मीन्स साझेदारी अधिनियम 1932 में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि आप अपने अंतिम खाते किस तरीके से तैयार करेंगे, उसका कोई प्रारूप वहाँ पे बताया नहीं गया है। ठीक है ना, फिर भी चूँकि एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यवसाय की क्रियाएं लगभग एक समान होती हैं, अंतर सिर्फ इस बात का होता है कि एकाकी व्यवसाय में एक व्यक्ति ही आली नाल होता है, वही व्यवसाय का मालिक होता है, वही उसमें सेल्समैन होता है, वही उसका मैनेजर होता है, वही उसका कैशियर होता है, वही उसके होने वाले लाभों को प्राप्त करने वाला होता है और हानियों को वहन करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, काम करने वाले एक से अधिक लोग होते हैं, पूंजी एक से अधिक लोगों की लगी होती है, लाभ होने पर वो लाभ सब में बढ़ जाता है, हानि होने पर वो हानि भी सब में बढ़ जाती है। ठीक है, तो कुछ अंतर होता है, लेकिन जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, कुछ एडजस्टमेंट्स बढ़ जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें लगभग वही रहती हैं। तो अंतिम खातों को तैयार करने में हमें किन किन खातों का निर्माण करना होता है। पहला है व्यापार खाता, दूसरा लाभ हानि खाता, तीसरा लाभ हानि विनियोजन खाता और चौथा आर्थिक चिट्ठा। ठीक है ना, इसमें आपके लिए एक लाभ हानि विनियोजन खाता एक नया सा दिख रहा होगा, इसके बारे में हम आगे जब इस खाते को बनाने लगेंगे तो वहाँ पे बहुत विस्तृत तरीके से चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ ये देखिए कि यहाँ पे मुख्य रूप से इन 4 खातों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि एकाकी व्यापार से डिफरेंट क्या है। ठीक है, उसको जानने के लिए एकाकी व्यापार की तुलना में साझेदारी व्यापार की लेखांकन क्रिया में कुछ चीज़ें होती हैं जो अलग होती हैं, जैसे ख्याति, गुडविल। आपने 11th में गुडविल से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं देखी थी फाइनल अकाउंट में। यहाँ आपको ख्याति, पूंजी, साझेदारों का आहरण, साझेदारों के ऋण पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज तथा संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन जैसी क्रियाओं का अतिरिक्त समायोजन करना पड़ता है। मीन्स वहाँ पे आपने इन सारी एक्टिविटीज़ को नहीं देखा था, लेकिन साझेदारी व्यवसाय में ये सारे, चाहे वो ख्याति की गणना करना हो, पूंजी की गणना करना हो, पूंजी को निकालना हो, आहरण की गणना करना हो, आहरण पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज की गणना करना हो, तथा किसी साझेदार के प्रवेश करने पर या किसी साझेदार की मृत्यु होने पर संपत्तियों और दायित्वों का फिर से पुनर्मूल्यांकन करना हो, तो ये सारी क्रियाएँ यहाँ पे थोड़ा सा क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं साझेदारी व्यवसाय में। ठीक है, तो अतिरिक्त समायोजन करना पड़ता है, इसलिए उपरोक्त खातों के साथ साझेदारों का पूंजी खाता भी तैयार करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, मीन्स आप उस पॉइंट पे आ गए। ठीक है,
कि जो आपके लिए बिल्कुल नया था। मीन्स साझेदारी फर्म के जो खाते में बनाएंगे, उन साझेदारी फर्म के खातों को बनाने के दौरान हमें कुछ नवीन बातों का एडजस्टमेंट करने के लिए साझेदारों का एक पूंजी खाता बनाना पड़ता है। ठीक है, तो साझेदारों के पूंजी खाते के बारे में अगर बात करें तो व्यावसायिक लेन देन के समायोजन का प्रभाव साझेदारों की पूंजी पर भी पड़ता है। कहने का मतलब जब व्यवसाय चलेगा तो लाभ होगा तो साझेदारों की पूंजी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर व्यवसाय चलने के दौरान हानि होती है तो साझेदारों की पूंजी क्या होती है, घट जाती है। इस तरह से और ढेर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके पूंजी की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि साझेदारों को लाभान्वित करती हैं, तो लाभान्वित करने की स्थिति में उनकी पूंजी क्या होती है, बढ़ जाती है। और कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें साझेदारों को हानि होती है, उनका नुकसान होता है, व्यय बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में पूंजी की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको एडजस्ट करने के लिए हमें पूंजी खाता बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो क्यों, उसमें कुछ पॉइंट्स भी हैं जिससे एक ओर जहां पूंजी की राशि में परिवर्तन होता रहता है, वहीं दूसरी ओर साझेदारी अधिनियम के अनुसार सभी साझेदारों को पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है। एक पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदारों के लिए पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है। इसलिए भी पूंजी खाता बनाना बहुत जरूरी हो जाता है कि कुछ लोगों ने पूंजी लगाई है तो उनकी पूंजी सेफ एंड साउंड होनी चाहिए, कुछ लोगों ने पूंजी नहीं लगाई है तो जिन्होंने पूंजी नहीं लगाई है उनके चूंकि पैसे नहीं लगे हैं तो उनको उतना सीरियस मैटर नहीं होगा, लेकिन जिनकी पूंजी लगी है वो तो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा सीरियस स्थिति में होंगे। तो ऐसी स्थिति में भी पूंजी खाता बना के देखना पड़ता है कि सबकी पूंजी सुरक्षित है या पूंजी की मात्रा में क्या परिवर्तन हुआ है, इस चीज़ को देखना आवश्यक होता है। इसलिए भी पूंजी खाता बनाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त साझेदार पूंजी के रूप में नकद, संपत्ति या स्कंध भी शामिल कर सकते हैं। तो जब साझेदारी व्यवसाय का जन्म होता है तो जन्म के समय सभी साझेदारों को अपनी पूंजी देनी होती है। तो पूंजी के रूप में वो कैश भी दे सकते हैं, कोई एसेट्स भी दे सकते हैं, ठीक है, या उनके पास कोई स्टॉक ऐसा है जिसमें आप व्यवसाय करने जा रहे हैं तो स्टॉक भी एज ए कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन्स पूंजी के रूप में संपत्ति लगाई जा सकती है, पूंजी के रूप में नकद भी लगाया जा सकता है, पूंजी के रूप में कोई स्टॉक अगर उनके पास है तो उसको भी लगाया जा सकता है। तो चूंकि इन सब को हमें क्या करना है, पूंजी में कन्वर्ट करना है। भाई किसी ने हमें संपत्ति दिया, मान ली किसी ने ज़मीन दे दी, किसी ने बिल्डिंग दे दी, किसी ने कैश दिया, किसी ने स्टॉक दिया, तो ये सारी चीज़ें उन साझेदारों की संपत्ति है। तो इसे हमें लिक्विड फॉर्मेट में, एक्चुअल में इन सब की वैल्यू क्या हुई जो उन्होंने बिजनेस को दिया, इसको लिक्विड फॉर्मेट में हम उसकी क्या बोलेंगे, उनकी पूंजी बोलेंगे। ठीक है, तो पूंजी हमें कैलकुलेट करना होगा वास्तव में कितनी पूंजी हुई। ठीक है, एक कारण ये भी है कि कोई नकद देता है, कोई संपत्ति के रूप में देता है, कोई स्टॉक के रूप में देता है। साझेदारों के पूंजी खाते दो पद्धतियों में से किसी भी पद्धति से तैयार किए जा सकते हैं। यहाँ पर देखने की बात यह है कि साझेदारों के पूंजी खाते तैयार किए जाते हैं। अब साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करने के लिए मुख्य रूप से दो विधियाँ हैं आपके यहाँ। ठीक है, पहली विधि है अस्थायी पूंजी पद्धति और दूसरी है चल या परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। ठीक है, दो पद्धतियां हैं और इन दोनों पद्धतियों में से किसी भी एक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। या तो अस्थायी पूंजी पद्धति का प्रयोग कर लिया जाता है या फिर चल या परिवर्तनशील पूंजी पद्धति का परिवर्तन कर लिया जाता है, का प्रयोग कर लिया जाता है। अब देखते हैं कि अगर हम अस्थायी पूंजी पद्धति का प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या करना होता है, इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। देखिए, इस पद्धति में साझेदारों द्वारा फर्म में पूंजी के रूप में लगाई गई राशि को स्थिर मान लिया जाता है। कहने का मतलब यह है, साझेदारों ने व्यवसाय में जितनी पूंजी एक बार इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है, उस पूंजी को स्थिर मान लिया गया कि उस पूंजी में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। ना तो उस पूंजी की मात्रा को घटाया जा सकता है और ना ही उस पूंजी की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है व्यवसाय की सामान्य क्रियाओं के दौरान। ठीक है, लेकिन उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। अगर साझेदार पूंजी के रूप में कुछ पैसा और लगाए तो वो पूंजी बढ़ सकती है, या साझेदार पूंजी की अपनी कुछ मात्रा निकाल ले जाए तो पूंजी घट सकती है। मींस स्थिर का मतलब ये है कि पूंजी से ही संबंधित अगर कोई क्रिया की जाएगी, ठीक है, पूंजी को बढ़ाया जाएगा या पूंजी को घटाया जाएगा तभी पूंजी में परिवर्तन होगा। अदरवाइज व्यवसाय की सामान्य क्रियाओं के होने से पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे साझेदारों की पूंजी पर ब्याज लगाया गया तो इससे पूंजी बढ़ जाती है,
ठीक है, शायद इससे पूंजी बढ़ जाती है, लेकिन इसका यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या साझेदारों ने आहरण किया तो पूंजी घट जाती है, लेकिन अगर अस्थायी पूंजी पद्धति है तो आहरण करने से पूंजी घटेगी नहीं, आहरण पर ब्याज लगाने से पूंजी घटेगी नहीं, साझेदारों को ब्याज मिलने से पूंजी बढ़ेगी नहीं। यानी मतलब कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो कि पूंजी की मात्रा को घटाते और बढ़ाते हैं। लेकिन अगर इस विधि में, इस विधि को अपनाया जा रहा है, अस्थायी पूंजी पद्धति को अगर अपनाया जा रहा है, फिक्स कैपिटल मेथड को, तो इसमें पूंजी की मात्रा जो है, जो डिसाइड कर दी गई, उसमें परिवर्तन फिर नहीं होगा। अब इसको कैसे करेंगे इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं हम आपसे। जिसमें साझेदार द्वारा पूंजी लगाने अथवा निकालने पर ही परिवर्तन संभव होगा, अर्थात व्यवसाय से होने वाले लाभ या हानि को उसकी पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, व्यवसाय में जो भी लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है उसकी पूंजी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको हम करेंगे कैसे? तो जब ऐसी स्थिति हो कि प्रश्न में दिया गया हो कि साझेदारों के खाते या साझेदारों की पूंजी स्थिर हैं, अगर प्रश्न में ऐसी सूचना मिल रही है कि साझेदारों की पूंजी क्या है, स्थिर है, तो ऐसी स्थिति में हमें पूंजी संबंधी दो खाते बनाने पड़ेंगे, जिसमें पहला खाता होगा साझेदार का पूंजी खाता और दूसरा होगा साझेदार का चालू खाता। ठीक है, अगर साझेदार के पूंजी खाते की बात करें तो जो साझेदार ने एक बार पूंजी लगा दी, उसका भी हम आपको एक खाते का फॉर्मेट दिखा रहे हैं, जो साझेदारों ने पूंजी लगा दी उस पूंजी को ही, उस सारी जो पूंजी लगाई है उसके लिए एक अलग से हम खाता बना लेते हैं और उसमें दिखा देते हैं कि जैसे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे दिखा देंगे बाई कैश। ठीक है, मींस जो पैसा हमारे पास आया, उसके बाद उसको बैलेंस सीडी कर देंगे, नेक्स्ट ईयर में बैलेंस बीडी सीडी, ये प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा खाता में साझेदारों को चालू खाता इसलिए बनाना पड़ता है कि और भी जो व्यवसायिक क्रियाएं होती हैं जिससे पूंजी की मात्रा में कमी या बढ़ोतरी होती है उसको हम चालू खाते में दिखाते हैं। जैसे साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया गया, ठीक है, तो इससे पूंजी बढ़ती है, उसे क्रेडिट करेंगे। साझेदारों ने आहरण किया तो उससे पूंजी घटती है, उसको डेबिट करेंगे। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज हो चुका, साझेदारों के आहरण पर ब्याज लगा तो इससे पूंजी घटेगी, उसको हम इसके डेबिट साइड में दिखाएंगे। साझेदारों को कहीं से ब्याज मिला तो वो ब्याज क्या होगा, क्रेडिट साइड में। साझेदारों के संचिति को बांटा गया तो क्रेडिट साइड में। ठीक है ना, साझेदारों ने कुछ पैसा निकाल लिया, ठीक है, तो ड्राइंग्स किया तो उसको डेबिट साइड में। इस तरह से जो भी ऐसे प्रभाव या जो भी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे पूंजी की मात्रा में परिवर्तन होता है उन सबको हम चालू खाते में दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो खाते बनाने पड़ेंगे हमें, अस्थायी पूंजी पद्धति अपनाने पर दो खाते बनाने पड़ेंगे। पहला होगा हमारा साझेदार का पूंजी खाता, जिसमें उनकी पूंजी को स्थिर रूप में लिख दिया जाएगा और वही हमेशा बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी होता रहेगा। और दूसरा है साझेदारों ने वर्ष भर जो भी एक्टिविटीज की हैं जिनसे पूंजी की मात्रा में कमी होती है या पूंजी की मात्रा में बढ़ोतरी या परिवर्तन होता है तो उन सबको हम साझेदार के चालू खाते में दिखाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि साझेदार के पूंजी खाते का एक क्या नमूना है, ठीक है, और उसमें हम इन चीज़ों को कैसे दिखाते हैं और कैसे हम खाते बनाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे चल या परिवर्तनशील पूंजी खाते के बारे में, ये खाता कैसे बनाया जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नमूना क्या होता है, इनमें किन बातों को मेंशन किया जाता है। देखिए इसका जो फॉर्मेट है इसमें डेट पर्टिकुलर, ये अमाउंट का कॉलम है जिसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके अलग अलग नाम लिख दिए जाते हैं। यहाँ पे हमने 3 पार्टनर्स को इमेजिन किया है। सपोज दैट संस्था में 3 पार्टनर्स हैं, राम, श्याम और सुरेश। तो ऐसी स्थिति में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऊपर लिखा जाएगा। तो पहला कॉलम डेट, दूसरा पर्टिकुलर, फिर तीनों साझेदारों के नाम क्योंकि इसमें तीनों के अमाउंट लिखने हैं, फिर वही डेट, पर्टिकुलर, राम, श्याम और सुरेश। इस तरह से जब अस्थाई पूंजी खाता अस्थाई विधि अपनाई जाएगी तो वहाँ पे एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा जिसका फॉर्मेट सामने आपके है। दूसरा इसी फॉर्मेट में पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाएगा। ठीक है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, सपोज दैट इन लोगों ने जो पूंजी लगाई है, मान लीजिए इन लोगों ने 1-1 लाख रुपया पूंजी लगाई है, तो उसके लिए एक एंट्री होती है कि कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, इस साइड में आप लिख दोगे बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट, और 1 लाख रुपया राम का, 1 लाख रुपया श्याम का और 1 लाख रुपया सुरेश का यहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर चूंकि अब ये पूंजी खाता तो अस्थाई हो गया हमारा पूंजी, तो ऐसी स्थिति में इसको हम यहीं पे जोड़ लेंगे। ठीक है, 1 लाख रुपया इनका भी टोटल आ जाएगा, 1 लाख रुपया इनका भी टोटल आ जाएगा और 1 लाख रुपया इनका भी टोटल आ जाएगा। उसके बाद इस बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे हम डेबिट साइड में, यहाँ लिखेंगे टू
बैलेंस सीडी, जैसे आप 11th में करते आए हो 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया, इसका भी टोटल करेंगे, इस टोटल के इक्वल में आ जाएगा ये भी 1 लाख और 1 लाख। इस बैलेंस को, ये जो बैलेंस सीडी लिखा हुआ है, नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट सेशन में हम जाएंगे तो वहाँ पे लिखेंगे हम बाई बैलेंस बीडी, और ये 1 लाख 1 लाख 1 लाख। बात समझ में आपको आ गई होगी कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हमारा फिक्स्ड स्थिति में होगा तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनेगा, एक बार जो कैपिटल लगाई जा रही है वो कैपिटल लिखने के बाद इसे बीडी सीडी यही करते रहेंगे हम आगे, ठीक है ना, तब तक जब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और इसके साथ साथ हमें एक दूसरा खाता बनाना होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बोलते हैं उसको। यहाँ पे कैपिटल की जगह क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब उसमें क्या होगा कि वे सारी चीजें जिनसे पूंजी की मात्रा में परिवर्तन होता है उन सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। और ये दोनों खाते अलग अलग रहेंगे। एक खाता में बताएगा कि पार्टनर्स की करंट की स्थिति क्या है, एक खाता हमें यह बताएगा, एक खाते के द्वारा यह बताया जाएगा पार्टनर्स की करंट की स्थिति क्या है पूंजी की, और दूसरे खाते के द्वारा हमें बताया जाएगा कि पार्टनर्स की कुल कितनी पूंजी लगी हुई है, ठीक है। दूसरी विधि है इसमें चल या परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, चल या परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। इस पद्धति में साझेदार एवं फर्म के मध्य हुए समस्त व्यवहारों का उल्लेख साझेदारों के पूंजी खाते में ही किया जाता है। मींस यहां पर केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाया जाएगा, और इसमें साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी, उनका वेतन, उनका कमीशन, उनके द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज जैसी समस्त समायोजनाओं को एक साथ इसी फॉर्मेट में रखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ये कैपिटल अकाउंट हम आपका साझेदारों का अगर स्थिर है तो वहां पे दो खाते बनेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर परिवर्तनशील खाता है तो वहां पे एक खाता बनेगा, क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट केवल, ठीक है। इसमें क्या क्या दिखाएंगे, इस पद्धति में साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन तथा फर्म की हानि आदि सभी समायोजन किया जाता है, जिसे पूंजी की मात्रा परिवर्तित होती रहती है, इसलिए इसे परिवर्तनशील पूंजी खाता कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूंजी खाता या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की दो मेथड हैं, अस्थायी विधि और परिवर्तनशील विधि। अस्थायी विधि में दो खाते बनाने होंगे, पहला पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जो परिवर्तनशील पूंजी विधि है उसमें केवल एक खाता बनाया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारी इंफॉर्मेशन उसी में दिखा दी जाएंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता लग गया होगा साझेदारों के जो पूंजी खाते होंगे वो दो विधियों के द्वारा बनाए जाएंगे, ठीक है। अब पूंजी खातों में ये सारी जो देख रहे हैं समायोजनाएं देख रहे हैं, इन सारी समायोजनाओं को वहां पर दिखाना होता है, ठीक है। तो वे कौन कौन सी समायोजनाएं हैं मुख्य रूप से जिन्हें हमें साझेदारों के पूंजी खाते में दिखाना होता है। तो इसके लिए हमने एक नोट बना दिया, साझेदारी खातों का निर्माण करने के दौरान निम्न समायोजन की गणना की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। कौन कौन सी हैं, उसमें पहला आपका हो जाएगा साझेदारों में लाभ का विभाजन या वितरण, कि जो भी साझेदार हैं उनको किस तरह से किस अनुपात में लाभ दिया जाएगा, पूंजी के अनुपात में है या कोई उन्होंने अपना अनुपात डिसाइड कर रखा है, इसके बारे में। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज कितना लगेगा, साझेदारों का आहरण कैसे कैलकुलेट करेंगे और आहरण पर ब्याज कैसे होगा, साझेदारों के ऋण पर ब्याज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, साझेदारों को भुगतान किया जाने वाला वेतन, कमीशन तथा किराया कहां दिखाया जाएगा और इसकी गणना कैसे की जाएगी, प्रबंधक को कमीशन भुगतान करने की क्या विधि है और कमीशन की गणना करने की क्या विधि है, लाभ का संचय खाते में हस्तांतरण कैसे किया जाएगा, लाभ की गारंटी भी होती है। कोई साझेदार जब ज्वाइन करता है तो कहता है कि हमें इतने कम से कम इतने रुपए लाभ की गारंटी मिलनी चाहिए, वो गारंटी या तो साझेदार द्वारा दी जाएगी या फर्म द्वारा दी जाएगी, ठीक है। खातों को बंद करने के पश्चात समायोजन, कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ष के अंत में अपने खाते को बंद कर चुके होते हैं और गलतियों के बारे में बाद में पता लगता है, तो फिर हम उसमें कैसे एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से ये सारी एडजस्टमेंट्स आपको पढ़नी होंगी। अब हम इसके बाद अगली वीडियो में एक एक एडजस्टमेंट पे विथ एग्जांपल हम आपसे चर्चा करेंगे और इन सारी समायोजनाओं को करना सिखाएंगे, जिन समायोजनाओं को फिर आप सम्मिलित रूप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स करंट अकाउंट में आप मेंशन करेंगे। धन्यवाद।